कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम टीजीटी पीजीटी में बनने वाले भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य भाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 346, 345, 344, 343। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, राज्य भाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना 344 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बीजी खेर की अध्यक्षता के कुछ विषयों पर सिफारिश करने के लिए राज्य भाषा आयोग का गठन किया था। इस आयोग में कितने सदस्य थे? तो आपको याद रखना 21 सदस्य। कितने थे? 21 सदस्य थे। अध्यक्षता किसकी थी? तो आपको याद रखना वीजी खेर की। किसकी? वी खेर की अध्यक्षता में कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1955 में। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। अलंकारिकता, वैज्ञानिकता, भाषिक विशिष्टता, अनुप्रयुक्तता। हाँ जी, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता अलंकारिकता नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए? 343, 346, 348, 351। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना संविधान की अनुच्छेद 351 में वर्णित है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी के आसपास, 500 ईसा पूर्व के आसपास। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना खड़ी बोली के जन्म का समय 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? अमीर खुसरो। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में बना है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है। तो आपको याद रखना अमीर खुसरो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, परिनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, कृत्रिम भाषा को। हाँ जी, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आपको याद रखना संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। हाँ जी, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? तो आपको याद रखना गुजरात में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर डीबी खेरी ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर वीडी चत्ती ने। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों, आपको याद रखना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार है हेमचंद कांता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा। हाँ जी, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना किशोरीदास वाजपेयी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
बात करें हिंदी शब्दानुशासन, इसकी सन कितनी है तो आपको याद रखना 1957। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान, अर्थ विज्ञान, बोली विज्ञान, कोश विज्ञान। हाँ जी, ग्रेग नियम का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना स्वनिम विज्ञान से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रूप, रचना, इतिहास, ध्वनि, अर्थ। हाँ जी, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आपको याद रखना इतिहास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तर सौर सैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी नागरी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। बताइए राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आपको याद रखना पश्चिमोत्तरी सौर सैनी अपभ्रंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ग्वालियर की बोली कौन सी है तो आपको याद रखना बुंदेली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? मागधी, सौर सैनी, अर्धमागधी, पैसाची। हाँ जी, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है तो आपको याद रखना सौर सैनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। खड़ी बोली को और हम किस नाम से जानते हैं तो आपको याद रखना कौरवी। किस नाम से जानते हैं? कौरवी। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां कौन सी है तो आपको याद रखना अवधी और कौन सी है, जल्दी से बताओ सभी लोग। अवधी और बघेली। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता? कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी, रामचंद्र वर्मा, किशोरीदास बाजपेयी। बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। हाँ जी, भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो आपको याद रखना जटिलता से सरलता की ओर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। हाँ जी, अंगिका किस राज्य की बोली है? तो आपको याद रखना अंगिका बिहार राज्य की प्रमुख बोली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। हाँ जी, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? तो आपको याद रखना मैथिली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी, सुनीता कुमार चटर्जी, काका काले लकर, विनोबा भावे। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है लगातार यूपी टीजीटी में 2009 में और 2010 में पूछा गया। बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना किसने सुझाव दिया था? सुनीता कुमार चटर्जी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उकारा बहुला बोली मानी जाती है? अवधी, बघेली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी। हाँ जी, उकारा बहुला बोली कौन सी मानी जाती है? तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है? सभी लोग राइट आंसर बताइएगा।
दोस्तों काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अब इसका आंसर बताइए, पाली भाषा की समय सीमा कितनी मानी जाती है? तो आपको याद रखना 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नांकित में कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? जल्दी से बताओ कौन सी विशेषता है जो देवनागरी में नहीं है? तो देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, ये तो हो गया सही। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, ये भी सही है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। जबकि बात करें विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है, यही गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से या प्राकृत से? राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपको याद रखना सौरसेनी अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है, राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जिसमें बात करें कुल ध्वनियां कितनी है, तो आपको याद रखना 52। स्वर वर्ण कितने हैं? अभी हाल आपको बताया मैंने कि स्वर कितने हैं इसमें, तो आपको याद रखना 11 है। व्यंजन कितने हैं? हाँ जी, व्यंजन कितने हैं? तो आपको याद रखना 33। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? हाँ जी, ये भी पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन, तो आपको याद रखना जो संयुक्त व्यंजन है वो कितने हैं? 4। अयोगवाह कितने हैं? तो आपको याद रखना जो अयोगवाह है ये कितने हैं? तो आपको याद रखना अयोगवाह 2 है। और बात करें द्विगुण व्यंजन, हाँ जी कौन से व्यंजन? तो आपको याद रखना द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2। हाँ जी, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मेवाती, बुंदेली, मालवी। हाँ जी, राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है? तो आप सभी को पता है जो बुंदेली है ये राजस्थान की बोली नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राजस्थान की बोली कौन कौन सी है? तो आपको यह रखना मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और कौन सी है? जयपुरी। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं राष्ट्रीय भाषा, बोली, राज्य भाषा, उपभाषा। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों सभी लोग कमेंट में बताना आप किस क्षेत्र से हो और आपके यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। सभी लोग कमेंट करते हैं, सभी को नॉलेज मिलेगी कि हाँ इस क्षेत्र में ये वाली बोली बोली जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थान हिंदी, पहाड़ी हिंदी। हाँ जी, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? तो आपको याद रखना पश्चिमी हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपको याद रखना अवधी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों द्वारा, लिखकर, बोलकर, सुनकर। हाँ जी, सभी को पता है लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करेंगे? लिखकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, डोंगरी। हाँ जी, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो आपको याद रखना डोंगरी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
मालवी किस उपभाषा की बोली है? पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी। हाँ जी, मालवी किस उपभाषा की बोली है? तो आपको याद रखना, मालवी राजस्थानी उपभाषा की बोली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया? शौर सैनी, मागधी, अर्ध मागधी, पैसाची। हाँ जी, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है? तो आपको यह ना मागधी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं? या 2, 4, 3, 5। हाँ जी, जल्दी से बताओ, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो आपको यह रखना 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें 5 उपभाषा कौन सी है? तो आपको यह रखना, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने में मित व्यक्तिता, उच्चारण की सुविधा। हाँ जी, भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या होगा? तो आपको याद रखना, उच्चारण की सुविधा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का रूप विद्यमान था? संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना, अपभ्रंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।